अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने से मुतालिक अहम तरीन केस की समाअत की है। केस की समाअत को आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो एक इशारे पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया क्योंकि ये मुफादे आमा का मामला था। लेकिन उसके बाद जब समाअत का आगाज़ हुआ तो क्योंकि लाइव ब्रॉडकास्ट था, आप सब ने भी देखा कि समाअत में क्या कुछ हुआ। लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ इतनी बात करूँगी कि कौन कौन से जजेस के जो आज के रिमार्क्स थे वो पीटीआई के हक में या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में जाते हैं, और अगर उनके हक में नहीं जाते तो पहली समाअत से ये वाजे हो गया कि ये मखसूस नशिस्तें अगर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई को नहीं मिलनी तो बाकी तमाम पीडीएम की जमातों को भी नहीं मिलनी। ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसको आगे चल के व्लॉग में बात करते हैं और साथ ही कुछ बात ये भी करेंगे कि आज के व्लॉग में 12 मरतबा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बल्ले के इंतखाबी निशान के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिक्र पर अपने कुलीग्स को भी टोका, और उसके अलावा वो बार बार हमें डिस्टर्ब दिखाई दिए। उन 12 पॉइंट्स के ऊपर भी बात करते हैं इस व्लॉग में। तो आगाज़ करते हैं कि सबसे पहले तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील है फैसल सिद्दीकी, उन्होंने जब अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने यही बताया कि कितनी मखसूस नशिस्तें पीटीआई की पूरे मुल्क में बनती थी, यानी सूबाई और कौमी असम्बली में। और उन्होंने बताया कि 77 और 78 का फिगर है कि जिसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है उससे ये वेरी कर रहा है। खैर, जब उन्होंने थोड़े से फैक्ट्स बता दिए तो उसके बाद जजेस के सवाल शुरू हुए और पहला सवाल जस्टिस अतर मैनिल्ला का था, जिसमें उन्होंने ये सवाल किया कि क्या पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को माना गया। तो उनको बताया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नोटिफाई कर दिया इलेक्शन कमीशन ने एज अ पॉलिटिकल पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी। उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल के अहम तरीन सवालात का आगाज़ हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूरी समाअत के दौरान पे दर पे सवालात किए और उनका जो पूरे सवालात का मजमुआ या खुलासा था वो एक ही था कि क्या पीटीआई इंतखाबात के तौर पर बतौर जमात इंतखाबात में नहीं गई, और जब पीटीआई के कैंडिडेट्स के तौर पर लोगों से वोट लेकर आते हैं तो आप कैसे उनकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत ले सकते हैं। और पीटीआई के लिए लोगों ने वोट किया है, किसी इंडिविजुअल को वोट नहीं किया है आवाम ने, तो फिर पीटीआई की नशिस्तें कैसे किसी और को दे दी गई, ये उनका सवाल था। जब उन्होंने पहली मरतबा ये सवाल किया तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने पहले मौके पर जब उन्होंने ये जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस एक फैसले से जो कि बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक था उस पर इतनी क़यामत बर्पा की गई कि पता नहीं उस जमात के साथ क्या हो गया, लेकिन जमात तो वहाँ मौजूद थी, तो फिर कैसे उसके उम्मीदवारों ने अपनी जमात से कंटेस्ट नहीं किया। अभी उनके सवाल का जवाब भी करते वो सवाल पूछ रहे थे तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ये फैसल सिद्दीकी को हिदायत की पहली मरतबा इंटरप्ट करके कि आप ये सवालात नोट कर लें, बाद में जवाब दीजिएगा, अभी फैक्ट्स पर आएँ। उसके बाद दोबारा सवालात शुरू हुए तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवालात किए कि क्या रिजर्व सीट्स की लिए पीटीआई ने लिस्ट जमा कराई थी या नहीं कराई थी। इसी तरह जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी सवाल किया कि क्या सिंबल ले जाने के बाद बकाया हकूक पीटीआई के पास थे अब बतौर सियासी जमात इंतखाबात में जाने के या नहीं थे। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने जब ये सवाल किया कि जो क्वेश्चन है वो बैलेंस का है, मुतनासिब नुमाइंदगी का है, तो मुतनासिब नुमाइंदगी का हक अगर पीटीआई के पास नहीं है, हम नेगेटिव साइड देख रहे हैं तो पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए कि बाकी जमातों को भी तो उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी से ज़्यादा नुमाइंदगी नहीं मिल सकती है पार्लियामेंट में। जब ये सवाल हो रहा था तो फिर जस्टिस अतर मैनिल्ला ने आर्टिकल 17 का जिक्र किया कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी यानी पीटीआई को डिसफ्रेंचाइज करके उनका आर्टिकल 17 के हक से उनको महरूम रखा गया। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने दूसरी मरतबा जब दोबारा पीटीआई का सियासी जमात में जो बल्ले का इंतखाबी निशान था उसकी तरफ रेफरेंस गया तो उन्होंने दूसरी मरतबा रोका और कहा फैसल सिद्दीकी को कि आप अपने तरीके से केस को आर्ग्यू करें। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने जब जिक्र किया क्योंकि यहाँ ये जो तमाम जजेस के सवालात थे यानी जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मैनिल्ला और जस्टिस जमाल मंदोखेल के, इनके सवालात बिलखसूस जो इलेक्शन कमीशन है इंतखाबात कराने के लिए आईनी इदारा उसके किरदार के मुतालिक जा रहे थे। जस्टिस अतर मैनिल्ला ने जब तीसरी मरतबा ये सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या था, कैसे इलेक्शन कमीशन एक पूरी सियासी जमात को डिसफ्रेंचाइज कर सकती है, और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 2183 का हवाला दिया जिसके के तहत तमाम सियासी जमातों को यकसा मौका मिलना चाहिए इंतखाबात में हिस्से का। तो वहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने तीसरी मरतबा फैसल सिद्दीकी को टोका और ये कहा कि आप अपने तरीके से केस को आर्ग्यू करें और सवालात के जवाब बाद में दीजिएगा, हर सवाल का जवाब मत दे। उसके बाद जजेस के फिर पे दर पे सवालात शुरू हुए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पीटीआई वाले आज़ाद नहीं थे इंतखाबात लड़ते वक्त, अभी मतलब वो ये सवाल कर रहे थे और उनके सवाल का जवाब होना चाहिए था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने चौथी दफ़ा टोका और कहा कि फैसल सिद्दीकी साहब को अपना पॉइंट बनाने दीजिए क्योंकि हर सवाल, हर जज का सवाल इन द एंड ऑफ द डे जाके जुड़ रहा था 13 जनवरी 2024 के उस फैसले से जो कि बल्ले का इंतखाबी निशान लेने से मुतालिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दिया। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने
दोबारा से ये सवाल किया कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई वाले किसी और सियासी जमात को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने 5वीं दफ़ा ये कहा कि जो मैं अपने कुलीग से यानी अपने तमाम साथियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ फैसल सिद्दीकी साहब को उनका केस पहले आर्ग्यू करने दें, उसके बाद आप अपने सवालात कर दीजिएगा। खैर, जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर से इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट कर रही है तो पीटीआई को करने में क्या कबाहत थी। यहाँ पर उनका दोहरा मयार है और यही बात दोहराई जस्टिस अतर मिनल्ला ने। तो दोबारा से चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने ये कहा कि आप अपना केस आर्ग्यू करें। और फिर से ये इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर आपको पता है बात क्यों जाती है। बात इसलिए जाती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसला दिया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा फ्री हैंड मिला। उन्होंने पीटीआई को बतौर सियासी जमात भी इलेक्शन कमीशन में हिस्सा नहीं लेने दिया था। फॉर्म 33 पे पीटीआई उन पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं थी कि जिनके तहत इंतखाबात लड़ सकते उनके कैंडिडेट्स। तो यहाँ फिर जब इलेक्शन कमीशन का जिक्र आया तो 5वीं दफ़ा चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने टोका और फैसल सिद्दीकी को कहा कि आप अपना केस आर्ग्यू करें। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने फिर ये कहा कि ये अवाम का हक था, पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने देना अवाम का राइट था और ये अवाम का हक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं छीन सकता। कैसे छीना आपने। और यहाँ पर 7वीं बात चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने ये कहा फैसल सिद्दीकी को मुखातिब करके कि आप अपना केस आर्ग्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर नहीं करना चाहते तो आप जाके बैठ जाएं। वहाँ पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं अब कोशिश करता हूँ कि मैं आर्ग्यूमेंट्स को आगे लेकर चलूँ, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फिर से सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले मेरा सवाल सुन लें फैसल सिद्दीकी साहब, इसके बाद आप फिर जवाब दे दीजिएगा। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो अवाम है उन्होंने पीटीआई के लिए वोट किया, इंडिपेंडेंट्स के लिए वोट नहीं किया था। तो फिर पीटीआई वालों ने कैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर ली। यहाँ पर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने जैसे जमाल मंदोखेल के जवाब में बीच में फैसल सिद्दीकी को कहा कि अभी तक आपने कुछ केस आर्ग्यू नहीं किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, सिर्फ सवालातों ने कोई जवाब नहीं आ रहा। और वहाँ पर उन्होंने अपने केस का 8वीं दफ़ा जब उन्होंने अपने साथियों के सवालात पर टोका और फैसल सिद्दीकी को मुखातिब करके कहा कि आपने अगर अपने दलाइल नहीं दिए तो आप बैठ जाए, तो वहाँ पर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने अपने केस का भी हवाला दिया। जिस वक्त ये तकरीबन समात को 1 घंटा 10 मिनट गुजरे थे और उस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा के बीच में एक मुबाहिसा भी हुआ, जब चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने अपने रेफरेंस वाले दिनों को कोट करके कहा कि जब मैं बेंच के सामने खड़ा था तो जजेस के पेदर पे सवालों पर मैंने एक दफ़ा ये कहा कि अगर आप लोगों ने अपना माइंड बना लिया है तो फिर आप फैसला दे दीजिए, मेरे दलाइल का क्या फ़ायदा। तो उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा के बात पर मजम्मत करते हुए ये कहा कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को कंटेस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं होता। हर जज का अपना हक होता है, हर जज का हक है कि वो सवाल करे। सवाल करने का मतलब ये नहीं है कि हम माइंड मेकअप करके बैठे हुए हैं कि हमने फैसला क्या देना है। सवाल करने का मतलब क्लैरिटी है और आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। खैर, उसके बाद जब जस्टिस मुनीब अख्तर अभी ये बात कर ही रहे थे, चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा को जवाब दे रहे थे, तो चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने 9वीं दफ़ा यानी 9th टाइम इट वॉज कि जब चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने फैसल सिद्दीकी को मुखातिब करके कहा कि आप अपना केस आर्ग्यू करें और इन सब की बातें ना सुने। यानी वो ये कह रहे थे कि मेरे साथ ही जो मर्जी करते रहे, सामने खड़ा वकील केस आर्ग्यू करे। उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने उनको ये कहा कि अगर आपने कुछ दिखाना है तो दिखाएं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने बीच में एक अहम पॉइंट रेज किया और उन्होंने ये कहा कि 2 स्टेप्स हैं। एक में तो जब पीटीआई वालों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की और फिर उन्होंने अपनी रिजर्व सीट्स की जो लिस्ट है वो दी, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि एक तजवीज़ ये हो सकती है कि जो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि उसने उस वक्त ये नहीं बताया था पीटीआई वालों को कि अगर आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करेंगे तो आपको रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, और फिर 3 दिन का वक्त गुजर गया, तो अब क्या इलेक्शन कमीशन अगर 3 इजाफी दिन दे दे और उसमें पीटीआई को ऑप्शन दिया जाए कि वो कोई ऐसी सियासी जमात ज्वाइन कर ले जो मखसूस नशिस्तों की हकदार हो, तो ये सारा मसला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ये मुमकिन हो सके तो ये मुमकिन कर ले, तो ये पूरा केस सॉल्व हो सकता है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह की बड़ी अहम तजवीज़ थी। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी ये कहा कि अगर, क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ये सवाल कर रहे थे कि कोई कागज़ का टुकड़ा दिखा दीजिए कि जिसके तहत ये साबित हो कि पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार जीत के आए थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन किया। और यहाँ पर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने बड़ा अजीबोगरीब सा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कल को अगर ये पीटीआई वाले आके कह दे कि हम तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के थे ही नहीं, मतलब अजीब सी बात है। आपके सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपना केस लेकर आई है और आप कह रहे हो कि हर शख्स जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन है वो आके आपके सामने ये बताए कि मैंने एसआईसी ज्वाइन की थी, मैं पीटीआई का था, आपके फैसले की वजह से मैं डिसमेंटल हो गया, इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सका, इसलिए मैंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करी। तो चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा उसके सबूत मांग रहे थे। उनको बताया गया कि हमारा ऑफिस सील्ड है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े, लेकिन चीफ जस्टिस ने वो भी नहीं मानी। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस के जवाब में ये कहा
कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मसला नहीं हुआ होता तो वो यहाँ पर आज खड़े ही नहीं होते इस लिटिगेशन में अदालत में। खैर उसके बाद जस्टिस अतर मनिल्ला ने ये भी मेंशन किया कि अगर जस्टिस अतर मनिल्ला ने ये कहा कि यहाँ पर किसी फ़र्द का जिक्र नहीं है बल्कि सियासी जमातों का, और सियासी जमातों का हक जुड़ा है अवाम के वोट के साथ, तो हमें इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना होगा। खैर जस्टिस आयशा मलिक थ्रू आउट वो डेट्स और फैक्ट्स के मुतालिक सवाल करती रही, और जस्टिस अतर मनिल्ला ने जब ये सवाल किया कि क्या ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं बनता था कि अगर वो टेक्निकलिटीज़ में ना पड़ता और आवाम के हक की तरफ जाता और एक पॉलिटिकल पार्टी को बताता कि अगर आप नहीं कर सकें इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट्स पूरी, तो वो इन टेक्निकलिटीज़ को खुद दूर करता और लार्जर पर्सपेक्टिव को देखता। तो एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने, जब जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये सवाल किया कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पीटीआई को क्यों ज्वाइन नहीं किया और एसआईसी को क्यों ज्वाइन किया, तो चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने इन सवालात से जो कि पे दर पे हो रहे थे तंग आके 10वीं मरतबा फैसल सिद्दीकी को ये कहा कि आधे घंटे से मैंने कुछ नहीं लिखा, मेरा कलम हवा में रह जाता है, सवालात ही हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आपकी फॉर्मुलेशन है क्या, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो एसआईसी ने या पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा, तो एक ख़त लिखने से कुछ नहीं होगा, ये चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा कह रहे हैं। और उसके बाद फिर दोबारा से जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि जब हम बात करते हैं कि इसकी एसआईसी से मुतालिक और पीटीआई के जो रिटर्न कैंडिडेट्स हैं उनसे मुतालिक, तो उन्होंने कहा कि हमें हक़ाइक़ को देखना होगा। पीटीआई को क्यों ज़रूरत पड़ी एसआईसी को ज्वाइन करने की, क्या वजह थी, इलेक्शंस में जाके भी वापस आके उन्होंने कहा कि हम अल्फाज को देखें, अल्फाज के चुनाव को देखें, हक़ाइक़ को देखें, तो हक़ाइक़ से पता चल जाता है, हमें जवाबात मिल जाते हैं कि क्यों पीटीआई को ज़रूरत पड़ी एसआईसी ज्वाइन करने की। तो यहाँ पर 11वीं दफ़ा चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने कहा कि हमने अभी तक फैसल सिद्दीकी की कोई बात नहीं सुनी, कितना वक्त आप मजीद लेंगे, 1 घंटे 2 घंटे मुकम्मल करें। खैर उसके बाद दोबारा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये सवाल किया कि अगर इस फैक्ट के ऊपर जाया जाए कि एक पार्टी ने जितनी सीट सिक्योर की उसके हिसाब से उसको रिजर्व सीट्स मिलेंगी, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो सिर्फ 1 सीट सिक्योर की, तो उनके सिक्योर वाले लफ्ज़ पर अभी बहस चली रही थी कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने 12वीं मरतबा अपने साथियों के सवालात से तंग आकर, कि जब उनके सवालात फिर से एक मरतबा लिंक कर रहे थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बैट सिंबल वाले फैसले से, तो उन्होंने 12वीं दफ़ा ये कहा कि अपने तरीके से केस को आर्ग्यू करे फैसल सिद्दीकी साहब, हमने अभी तक आपके आर्ग्यूमेंट्स नहीं सुने। और उसके बाद फैसल सिद्दीकी को वक्त दिया गया, जब उन्होंने ये बताया कि जो मुतनासिब नुमाइंदगी का हक है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि इंतखाबात लड़ते वक्त सियासी जमात का या इंतखाबात में लड़ के आने के बाद कितने वोट उसने लिए, बल्कि उसने कितने सीट सिक्योर की। और सीट सिक्योर यही होता है कि एक तो जो उसने एक सियासी जमात ने लड़ के नशिस्तें हासिल की, और दूसरी बाद में जो आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ मिल गए, तो इन टोटल जो नशिस्तें होती हैं उसके तनासुब से मखसूस नशिस्तें किसी भी पार्टी को मिलती है। ये कंटेस्ट उन्होंने किया। उसके बाद मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा के आखिरी कंटेंशन जो कि बड़ी अहम थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि अगर कोई सियासी जमात ज़्यादा वोट लेकर भी आई है, तो देखिए सपोजिटली ये भी तो हो सकता है कि जिस सियासी जमात ने पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा वोट्स लिए हों वो माइनॉरिटी में हो, यानी वो अक़लियत में चली जाए। और यही वो केस है जो इस वक्त पीटीआई का है भी। और ये जो आज का पूरा केस था, इसमें बार बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मामला सुप्रीम कोर्ट की 13 जनवरी के फैसले से जाके जुड़ा था, और जब वो वहाँ पर जाकर जुड़ना है तो उस पर चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा के एक्सप्रेशंस हर मरतबा सख्त हो जाते थे, उनके चेहरे पर एक तनाव आता था, और उसी वजह से वो बार बार अपने साथियों को रोक भी रहे थे कि आप सवालात मत करें बल्कि इनको पहले आर्गूमेंट्स करने दें। तो जजेस के अगर ऊपर ये जाएं कि कौन सा जज किस तरफ है, तो उससे पहले ये कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा को आइडियली इस बेंच में इसलिए नहीं होना चाहिए था कि जब रेफरेंस हो रहा है उनकी ही दी हुई एक जजमेंट से, जो कि ओवरऑल एक जज की जजमेंट नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो उसके ऊपर उनका चिढ़ जाना या उसके ऊपर उनका सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना ठीक नहीं है। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से बार बार ये बात हुई थी कि उनको बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जब वो बेंच का हिस्सा हैं, तो उनको 13 जनवरी 2024 के फैसले को भी इस हकीकत के तौर पर अब तस्लीम कर लेना चाहिए कि उसी एक फैसले की वजह से आज ये पूरी सूरत हाल है कि आपको फुल कोर्ट भी बनाना पड़ा। इस फुल कोर्ट में पे दर पे सवालात भी हो रहे हैं, उन सवालात के बाद आपको बुरा भी लग रहा है, लेकिन आपका वो एक फैसला था जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बतौर सियासी जमात भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया, और आपने फॉर्म 33 से मुतालिक सलमान अकरम राजा की एक पिटीशन को आज तक इंटरटेन नहीं किया। और अगर उसको इंतखाबात से पहले इंटरटेन कर लेते, पीटीआई बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा ले लेती, भले उनके पास बैट सिंबल ना होता, तो भी ये सिचुएशन आज खड़ी ना होती। ये जो पूरा केस आज हुआ, इस केस में एक चीज़ तो वाजे हो गई कि अगर ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल रही, तो पीडीएम जमातों को भी नहीं मिल रही। लेकिन ये जो पूरा फैसला आएगा इसमें
इलेक्शन कमीशन के किरदार पर बात ज़रूर होगी। इलेक्शन कमीशन को बतौर आइनी और आज़ाद इदारे इस तरह का किरदार अदा करना चाहिए था कि जहाँ पर एक सियासी जमात, उसका इंतखाबी निशान उसके पास नहीं है, तो आप उसको उसके आइनी हक से, जो कि नुमाइंदगी का है और जो कि कंटेस्ट करने का है इलेक्शन, उससे भी महरूम कर रहे हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स वजह बने या जो भी वजह बने, उसमें बेंच के सरबराह को बुरा नहीं मानना चाहिए। और उसके अलावा जो ओवरऑल बेंच की आज की एक सिमत हमें दिखाई दी, वो यही थी कि ज़्यादातर जजेस इसी बात के ऊपर बात करें कि क्योंकि ये आवाम का हक था, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याया अफरीदी तो खैर खामोश रहे, बाकी जो जजेस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल, इन तमाम जजेस का कहना ये है कि क्योंकि ये आवाम के वोट थे, तो आवाम के वोट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट होना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देखना था। उसके अलावा जस्टिस इरफान सादत ने आखिर में अपनी खामोशी तोड़ी, बिल्कुल आखिर में, यानी 2.5 घंटे के बाद, और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए बात ही खत्म हो गई। एक सियासी जमात ने जब इंतखाबात में बतौर सियासी जमात हिस्सा नहीं लिया तो उनको रिजर्व सीट्स क्यों मिले। तो लगता ये है कि इस वक्त ये पूरा जो बेंच है 13 जजेस का, ये कुछ 7-5 के हिस्से से चल रहा है। और कल की समात अहम होगी इस तनाजुर में, उसमें चल के क्या होगा, किस तरफ को ऊँट बैठेगा, फैसल सिद्दीकी के आर्गूमेंट से चलेंगे कल भी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपने डिफेंस में क्या कहेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ओवरऑल जो बेंच है वो एक पॉइंट पर ज़रूर क्लियर हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये सिचुएशन क्रिएट हुई। नंबर 2, जो ये पूरी सूरत हाल है, इस पूरी सूरत हाल में 2 जजेस जो अभी तक खामोश हैं, चलिए जैसे शाहिद वहीद का तो हम कह सकते हैं कि वो पीटीआई के हक में जा रहे होंगे, या वो ये समझते होंगे कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ये सब कुछ हुआ तो पीटीआई को उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन जस्टिस याया अफरीदी वो जज है जिनकी जजमेंट से या जिनकी ओपिनियन से पूरी जो सुप्रीम कोर्ट के, चाहे एक तरफ के जजेस हो या चाहे दूसरी तरफ के हों, उनके फैसले ने इफेक्ट होना है। और जस्टिस याया अफरीदी आज की हियरिंग में थ्रू आउट फैक्ट्स के सवालात करने से के अलावा खामोश थे, और जस्टिस शाहिद वहीद ने पूरी समात में फैक्ट्स से मुतालिक भी सवाल नहीं किया, वो बिल्कुल खामोश थे। बाकी तमाम जजेस के जो कंटेंशंस थी वो आप सामने रखी। लगता यही है कि ये फैसला अगर पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में नहीं आएगा तो बाकी जमातों या हुकूमती जमातों के हक में भी नहीं आएगा। आज की समात में जो कुछ हुआ वो आपके सामने ब्रीफली रखा, मजीद भी आपको अपडेट करूँगी। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।